हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। कल के लेक्चर में हम करीब 125 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंश शोधन करके खुली नाली में जल का बहाव किसके द्वारा मापा जाता है। तो क्या कह रहा है, अंश शोधन करके खुली नाली में जल का जो बहाव है वह किसके द्वारा मापा जाता है। तो पार्सल प्लूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जल स्तर की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। पीजोमीटर द्वारा। अच्छा, ये जल स्तर है क्या, जरा इस पर हम बात करते हैं। तो जल स्तर जैसे मान लेते हैं ये हमारी वाटर लेवल की ये परत है, जो ऊपरी जो सीमा है जल का, या ये जल रुका हुआ हो या बह रहा हो। तो अब यहाँ पर जो जल उपस्थित है तो इसके भी जो बीच की दूरी यह मापी जाएगी, ये आपकी वाटर लेवल कहलाएगी कि इस सतह से लेकर के यहाँ जो जल स्थित है तो ये इतनी दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुकूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर मक्का की बीज दर कितनी होनी चाहिए। 20 से 25। अच्छा, संकर मक्का क्या है, जैसे मान लेते हैं ए मक्का है और ये बी मक्के की किस्म है। इनका सबका जब क्रॉस कराया जाता है तो जो ये सी मान लेते हैं सी मक्का प्राप्त हुआ, तो ये संकर मक्का की किस्म हुई। बीज रेट पर हम चर्चा कर चुके हैं, क्या है, प्रति एकड़ की दर से जो जितनी बीज की मात्रा प्रयोग की जाती है तो उसे हम बीज रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रागी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो जो रागी है इसका वानस्पतिक नाम क्या है, इल्साइन कोरेकाना। रागी का जो वानस्पतिक नाम इल्साइन कोरेकाना है। चने का मुख्य हानिकारक कीट कौन सा है। चने का जो मुख्य हानिकारक कीट है वह कौन सा है, फली छेदक चने का मुख्य हानिकारक कीट। अच्छा, इनमें हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। जो पेनिकम मिलियसम है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये प्रोसो मिलेट का ये वैज्ञानिक नाम है। इसे चीना भी कहते हैं। चीना क्रस जो है, चीना क्रस के अंतर्गत क्या किया जाता है, चीना क्रस के अंतर्गत ये पूछा जाता है कि चीना क्रस किससे संबंधित है, मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। और ये है किसका नाम, तो प्रोसो मिलेट का ये वैज्ञानिक नाम। मूंगफली में क्रमशः तेल व प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। 45% व 26%। अगर हम बात करते हैं मूंगफली में तेल की मात्रा के परसेंटेज की, तो यह कितना है, 45% है आपका। अगर आप प्रोटीन की बात करते हैं तो यह 26% है। न्यूनतम भूपरिष्करण से आप फसल उगाने के तरीकों को क्या कहते हैं, मिनिमम टिलेज कहते हैं। न्यूनतम भूपरिष्करण से फसल उगाने के तरीकों को क्या कहते हैं, मिनिमम टिलेज कहते हैं। 133 क्वेश्चन क्या है हमारा, किस प्रकार के उर्वरकों के लिए भारत पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है। पोटासिक उर्वरक। किस प्रकार के उर्वरकों के लिए भारत पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है, तो पोटासिक उर्वरक। अच्छा, यूरिया के उत्पादन में लगातार भारत अपना आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। तो राष्ट्रीय कृषि नीति के अनुसार कृषि में कितने प्रतिशत सालाना वृद्धि दर होनी चाहिए। जो हमारी राष्ट्रीय कृषि नीति है उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रतिशत सालाना वृद्धि दर होनी चाहिए, तो 4.0% से अधिक होनी चाहिए हमारी कृषि में। तभी कृषि बेहतर तरीके से कार्य कर सकेगी तथा उसका भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ सकेगा। मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, गुजरात। हालांकि करंट के आंकड़े बदलते रहते हैं, तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, जिसके लिए हमारा एक दैनिक करंट अफेयर का प्रोग्राम भी चल रहा है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। रिमोट सेंसिंग किसके अध्ययन में सहायक है। अब हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग किसके अध्ययन में सहायक है। अच्छा, चर्चा करते हैं रिमोट सेंसिंग है क्या। तो रिमोट सेंसिंग किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना। बहुत सारी सैटेलाइट जो हमारी हैं, हमारे जैसे इसरो के द्वारा भेजी जाती हैं वहाँ पर, जैसे ये फसल है तो इससे संबंधित आंकड़े, या मतलब कितना एरिया इसका है क्या है, तो इन संबंधित आंकड़े इसके द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये रिमोट सेंसिंग कहलाती है। तो रिमोट सेंसिंग क्या है कि किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़ों को कलेक्ट करना रिमोट सेंसिंग कहलाती है। और इस किसके अध्ययन में सहायक है, तो उपरोक्त सभी किसी चीज़ के भी बारे में जानकारी इसके द्वारा एकत्रित की जा सकती है।
सूरजमुखी का पौधा किस पोषक तत्व की कमी के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बोरान की। अगर सूरजमुखी का पौधा मान लेते हैं कि सूरजमुखी का जो पौधा है वह बोरान की कमी जब होती तो उसके लिए सूचक इंडिकेटर का काम करता है कि फसल के साथ अगर सूरजमुखी का पौधा लगाया जाता है तो अगर बोरान की कमी होगी तो वह एक सूचक की भांति कार्य करेगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व उर्वरक पोषक तत्व के रूप में शामिल नहीं है? कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो उर्वरक पोषक तत्व के रूप में शामिल नहीं है? तो कार्बन। मूंग में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? अगर हम मूंग में अंकुरण की बात करते हैं तो एपीजियल प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? एपीजियल प्रकार का। मटर, चना एवं अरहर में हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं हाइपोजियल अंकुरण की तो यह किस में पाया जाता है? मटर हो गया है, मटर हो गई हमारी, ठीक है, चना हो गई, अरहर हो गई, मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, इसमें हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अगर मूंग, मोठ, चावल, मूंगफली, ग्वार इन फसलों की बात करते हैं तो एपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। एपीजियल प्रकार का अंकुरण किस में पाया जाता है? तो हम बात कर लेते हैं, फिर से एक बार जानकारी ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मटर, चना एवं अरहर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाएगा। वहीं अगर हम मूंग, मोठ, चावल, मूंगफली, ग्वार, ठीक है, सोयाबीन बात करते हैं तो एपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? सोयाबीन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा जीव उत्तरदायी है? राइजोबियम जैपोनिकम। जो सोयाबीन है उसमें हमारी राइजोबियम जैपोनिकम जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। और जो राइजोबियम मिलोलोटाई होता है रिजके में कार्य करता है। राइजोबियम जो मिलोलोटाई होता है वह रिजके में कार्य करेगा, ठीक है। अगर राइजोबियम ट्राइफोलियाई की बात करते हैं, राइजोबियम ट्राइफोलियाई, तो वह हमारी बरसीम के लिए फायदेमंद होता है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम अगर हम बात करते हैं तो वह मटर के लिए उपयोग में आता है। देखो इसमें पूछे हुए क्वेश्चन आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम की अगर हम बात करते हैं तो यह मटर में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कार्य करेगा। जो हमारी मटर की फसल है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान करेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्राइफोलियाई की, राइजोबियम ट्राइफोलियाई की अगर हम बात करते हैं, कौन सा? ट्राइफोलियाई। अगर हम बात करते हैं ट्राइफोलियाई की तो यह बरसीम में योगदान करेगा। बरसीम की फसल में स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण है यह। कौन सी फसल? जो बरसीम की फसल हरे चारे के रूप में जानवरों के रूप में के लिए इस्तेमाल की जाती है उसके लिए हो गया ट्राइफोलियम हमारा। अगर हम बात करते हैं मेलिलोटाई की तो वह रिजके की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। मेलिलोटाई, राइजोबियम मेलिलोटाई, तो राइजोबियम मेलिलोटाई, राइजोबियम मेलिलोटाई जो है वह रिजके की फसल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में योगदान करेगा। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम जो है यह मटर के लिए योगदान करेगा। अच्छा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो उसमें यह योगदान प्रदान करते हैं अपना। तिल किस कुल से संबंधित है? अगर हम बात करते हैं तिल, तो तिल की फैमिली क्या है या किस किस कुल से संबंधित है? तो पेडालिएसी से संबंधित है। यह पेडालिएसी से संबंधित है। सोयाबीन में फ्लूक्लोरिन का प्रयोग करते हैं किस लिए? जब मतलब कैसे प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन में जो फ्लूक्लोरिन है जिसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो मिट्टी में मिलाकर किया जाता है। कुसुम में शीर्ष भाग हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शाखाओं और फूलों को बढ़ावा देने के लिए। शाखाओं और फूलों की बढ़ावा देने के लिए जो कुसुम है उसमें शीर्ष भाग को हटा दिया जाए, टॉपिंग करते हैं। शीर्ष भाग को हटाने के लिए क्या किया जाता है? तो टॉपिंग की जाती है। यह भी पूछा जाता है कि संबंधित फसल में शीर्ष भाग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो टॉपिंग कहते हैं। अगर हम कुसुम की बात करते हैं तो शाखाओं व फूलों को बढ़ावा देने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कपास के बीजों से रुई हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कपास के बीजों से रुई हटाने के लिए, डेल्टनिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो H2SO4 इसका फार्मूला होगा।
H2SO4 इसका फार्मूला होगा। अपने अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपास से अनुकूल उत्पादन लेने के लिए आवश्यक पौध संख्या कितनी रखनी चाहिए? तो 50,000 से लेकर के 80,000 के बीच, 50,000 से लेकर के 80,000 बीच। अगर हम बात करें वहीं बीटी कपास के लिए कितना आवश्यक होना चाहिए? बीटी कपास की अगर हम बात करते हैं तो यह 10,000 प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। अगर हम बीटी कपास की बात करते हैं, कपास में अनुकूलन उत्पादन लेने के लिए आवश्यक पौध संख्या जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो 50,000 से लेकर के 80,000 तक। वहीं अगर हम बात करते हैं बीटी कपास की, अच्छा बीटी कपास क्या है? तो यह बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा बनाई जाती है। तो जो बीटी कपास है, इसकी पौध क्या होनी चाहिए? पौध संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से रखनी चाहिए। कितनी रखनी चाहिए? 10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से रखनी चाहिए, प्रति हेक्टेयर। ये याद रखिएगा। कपास में अनुकूल उत्पादन लेने के लिए कितनी पौध संख्या आवश्यक है? तो 50,000 से लेकर के 80,000 तक। वहीं अगर हम बात करते हैं बीटी कपास की तो यह 10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यक है। बोलवर्म कीट किस फसल से संबंधित है? बोलवर्म जो कीट है वह किस फसल से संबंधित है? तो कपास से संबंधित है। कपास के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। रंध्रों को बंद कर रखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला कौन सा रसायन है? तात्पर्य है कि वह कौन सा ऐसा रसायन है अगर हम उसका छिड़काव कर देते हो तो वह रंध्रों को बंद करने की प्रक्रिया में सहायक हो, जिससे वाष्पोत्सर्जन वगैरह कम हो सके, पौधे में आर्द्रता बनी रहे। तो इसके लिए PMA है, PMA। मक्का में सिंचाई की दृष्टि से मुख्य क्रांतिक अवस्था क्या है? हमने कल बात की थी कि क्रांतिक अवस्था किसे कहते हैं। तो क्रांतिक अवस्था वह अवस्था होती है जब किसी पौधे की पैदावार पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होना कि जब उसे सिंचाई करने से या ना करने से उसकी पैदावार पर असर पड़ेगा, तो वह उसकी क्रांतिक अवस्था कहलाएगी। अर्थात एक ऐसी अवस्था जब उसे सिंचाई की आवश्यकता हो, अगर हम सिंचाई करें और यह ना करें तो उसकी पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसे हम यह कहेंगे कि यह क्रिटिकल स्टेज उसकी। तो क्वेश्चन क्या है? मक्के में सिंचाई की दृष्टि से मुख्य क्रांतिक अवस्था क्या है? तो टसेलिंग स्टेज इसके लिए क्रांतिक अवस्था है मक्के की। फसल उत्पादन के कारकों में जल व उर्वरक के बीच संबंध होता है। सिनर्जिस्टिक का संबंध होता है। फसल उत्पादन के कारकों में जल व उर्वरक के बीच जो संबंध होता है उसे हम क्या कहेंगे? सिनर्जिस्टिक कहेंगे। एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च एवं हल्दी की साथ साथ फसल लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग कहलाती है। अच्छा, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी है, इनका तात्पर्य क्या है। अगर हम रिले क्रॉपिंग की बात करते हैं, किसकी? जब हम बात करते हैं रिले क्रॉपिंग की, तो ये रिले क्रॉपिंग क्या है? एक मिनट दोस्तों। अगर हम बात करते हैं रिले क्रॉपिंग की, तो ये रिले क्रॉपिंग क्या है? रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य है कि जब हम एक ही खेत में एक ही मौसम में कई फसलों का रोपण करते हैं तो वह रिले क्रॉपिंग कहलाती है। रिले क्रॉपिंग का कौन सा इलाकों में देखने को मिलती है? तो तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में रिले क्रॉपिंग देखने को मिलती है। तो क्या है रिले क्रॉपिंग? रिले क्रॉपिंग है, मान लेते हैं ये एक ही खेत है, ठीक है, और ये एक ही मौसम, जैसे ग्रीष्मकाल चल रहा है, एक ही मौसम, एक ही खेत, एक ही मौसम में कई फसलों का रोपण करना, ठीक है। मान लेते हैं इसमें कई फसलों का हमने रोपण किया तो उसे हम रिले क्रॉपिंग कहेंगे। जब क्या कहेंगे, फिर से एक बार दोस्तों समझते हैं कि एक ही मौसम में विभिन्न फसलों का रोपण एक ही खेत में करना किन इलाकों में पाई जाती है? तो तेलंगाना हो गया, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलेगी रिले क्रॉपिंग आपकी। तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया हमारा, तटीय इलाकों में महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। अब हम अपनी अगली क्रॉपिंग देखते हैं क्या। अगर हम बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग की, तो क्या है ये, किसकी बात करते हैं? अगर हम बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग की, तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? दो या दो से अधिक फसलों को जब एक वर्ष में एक ही निश्चित क्रम में उगाई जाती है तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जब एक वर्ष में एक निश्चित क्रम में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। अगर हम बात करें इंटर क्रॉपिंग की, तो इंटर क्रॉपिंग क्या है? दो या दो से अधिक फसलों को पास उगाने की प्रथा जो होती है,
वह इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक खेत है, एक ये फसल लगी हुई है और एक ये फसल लगी हुई है, ये पास पास उगाने की जो प्रथा है, दो या दो से अधिक फसलों को, तो इसे हम इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। ये आपकी इंटरक्रॉपिंग हो गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टीवेंसन स्क्रीन का संबंध किससे है? जो स्टीवेंसन स्क्रीन है उसका संबंध हमारा किससे है? एग्रोमीटियोरोलॉजी से है। एग्रोमीटियोरोलॉजी से है, जीवाणु विज्ञान से नहीं है, ना जैव प्रौद्योगिकी से है, ना रिमोट सेंसिंग है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक अलग चीज़ है। जीवाणु विज्ञान, जीवों से संबंधित अध्ययन इसमें किया जाता है। रिमोट सेंसिंग, बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए उस वस्तु का डाटा एकत्रित करना, रिमोट सेंसिंग हमारी कहलाएगी। एग्रोमेट्रोलॉजी से यह स्टीवेंसन स्क्रीनिंग का संबंध है। अगर हम बात करते हैं सेवन घास का वानस्पतिक नाम क्या है? सेवन घास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो लेस्यूरस सिंडिकस। देखो, प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों डिस्क्राइब करना मुमकिन नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर आप लोगों के जो ये सीरीज़ है पूर्ण नहीं पाएगी। तो जो आवश्यक हैं और जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आपको समझा देते हैं, और जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। RMO 40 किस्म क्या है? आगे जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम उसकी क्लासेस भी लेंगे एग्रीकल्चर की, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपकी एक बेसिक समझ बन जाएगी। RMO 40 क्या है? तो एक मुठबीन की किस्म है। RMO 14 जो है किसकी किस्म है? तो एक मुठबीन की किस्म है। अगर हम बात करते हैं RMO 40 क्या है, तो ये मुठबीन की किस्म है। किस तेल खली में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है? मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अरंडी की खली में नहीं, नीम की खेती खली में भी नहीं, नारियल की खली में। अच्छा, खली क्या होती है? तो जैसे हम सरसों का तेल, आप लोग देखा होगा, सब सरसों के तेल को पेराई के लिए हम ले जाते हैं, तो उससे जो उसका अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वह उसकी खली कहलाती है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? एवरग्रीन रेवोल्यूशन किसने दिया था? एवरग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। अब हम एवरग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यह है क्या? तो किसने दिया था? MS स्वामीनाथन जी के द्वारा दी गई थी। ये भारत में हरित क्रांति के लिए भी इनका अहम योगदान रहा है, और हम इस पर कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। MS स्वामीनाथन जी काफ़ी चर्चे में रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, ये देख लेते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र में जो हमारी कृषि क्षेत्र में जो असंतुलन है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कृषि क्षेत्र का क्या असंतुलन, हमारी कृषि क्षेत्र में असंतुलन आप लोग देखते हैं। प्रत्येक अलग अलग जलवायु विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उपजाई जाती हैं, तो इसको लेकर के एक असंतुलन रहता है। इनसे संबंधित असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी फसलों पर जोर दिया जाएगा जो खाद्य तेल या प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा गरीबों को उपलब्ध करा सके। हमारे जो गरीब भाई बंधु हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन या नहीं मिल पाती, तो इसके अंतर्गत ऐसी फसलों को महत्व दिया जाएगा जो प्रोटीन और खाद्य तेल की पर्याप्त मात्रा हमारे गरीब भाइयों को उपलब्ध करा सकेंगी। तिलहन दलहन की फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो क्या है, कौन सी फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो ऐसी फसलों को जो खाद्य तेल में प्रचुर हो, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा हो, उन फसलों में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा हो। तो इसके अंतर्गत कौन कौन? दलहनी फसलें हमारी हो गई। दलहनी फसलें, अभी हाल ही में तूर की दाल को लेकर अमित शाह जी के द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। दलहनी फसल हो गई हमारी, तिलहनी फसल हो गई, इन सबको प्रोत्साहन दिया जाएगा। बात करते हैं सबसे अधिक अम्ल उत्पादक उर्वरक कौन सा है? सबसे अधिक जो अम्ल उत्पादक उर्वरक है वह कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम थोड़ा टाइम पीरियड कम ही रखते हैं, समय के साथ साथ करीब 1 घंटे या आधे घंटे की या 45 मिनट की क्लास ली जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों।